हेलो क्लास 11। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले शुरू किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसकी डीमेरिट्स पढ़ी थी, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने उसका डिस्क्रिप्शन अभी पूरा किया है। इसके पहले लेक्चर में हमने उसका डिस्क्रिप्शन पूरा कर लिया है। फिर इसके पहले वाले और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़नी है हम उसकी। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स आज हम देखते हैं और हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने उसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसकी फिजिकल एप्टीट्यूड यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, शारीरिक संगठन जो है, उसके आधार पर उन 5 किंगडम यानी कि पांचों किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन पांचों किंगडम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म के आधार पर, ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरल के आधार पर, तो वो हमने देख लेना है। वो भी हम भी देख चुके हैं। अब हम उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो आइए देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेरिट्स जो है वो कुछ इस तरह से है और डीमेरिट्स जो है वो कुछ इस तरह से है। तो डीमेरिट्स यानी कि जो उनकी जो गलतियां हैं या उनके जो अवगुण हैं वो क्या क्या हैं। तो डीमेरिट्स जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है तो वो ये है कि प्रोटिस्टा जो जगत है यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके जितने भी जीव हैं यानी कि सभी जीव जो विविधता प्रदर्शित करते हैं यानी कि डाइवर्सिटी दिखाते हैं, जो अपने रंग के आधार पर, अपने स्ट्रक्चर के आधार पर, अपने वास स्थान या रहन सहन के आधार पर जो भी डिफरेंसेस दिखा रहे हैं वो विविधता कहलाएगी। और विविधता के आधार पर वो विविधता प्रदर्शित कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के सभी जीव। और उन्हें क्या किया गया, उन्हें आप लोगों ने एक ग्रुप में रख दिया गया है। यानी कि जो प्रोटिस्टा में अच्छे जीव हैं जो मतलब एक जैसे समान लक्षण है वो भी, और जो अलग समान लक्षण दिखा रहे हैं वो भी, उन दोनों जीवों को क्या किया गया है, एक ही किंगडम में यानी एक ही प्रोटिस्टा जगत में एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। तो ये पहली इनकी डीमेरिट हो गई। सेकंड डीमेरिट इनकी क्या है कि एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी अलग अलग किंगडम में डाल दिया गया है। यानी कि एक प्रकार के जितने भी लक्षण दिख रहे हैं सभी जीवों में, यानी कि जितने भी कैरेक्टर सेम हैं जीवों के, उनको अलग अलग किंगडम में डाल दिया गया। जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी को ले लें, ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी को ले लें, जितनी भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय शैवाल हैं उन्हें क्या किया गया, उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। और अगर हम वही बात यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी की करें यानी बहुकोशिकीय शैवालों की करें तो उन्हें किस में रखा गया, उन्हें प्लांटी में रखा गया है। सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ 5 kingdom classification. First is protista, all organisms which show diversity is put in or is keep in same group, यानी कि प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव जो अलग अलग हैं यानी अपनी विविधताएं जो अलग अलग दिखा रहे हैं उन सभी को एक ग्रुप में रख दिया गया है। एंड सेकंड डीमेरिट इज द एक प्रकार के लक्षणों वाले जीव यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म विच शो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर are put in a different kingdom, and the example is unicellular algae is put in protista and multicellular algae is put in plantae. So let's see what is the merit. तो अब मेरिट यानी कि उनके गुण क्या क्या है। तो मेरिट हम देख लेते हैं। मेरिट उनकी यह है कि प्रोकैरियोट्स जितने हैं यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको अलग करके मोनेरा बनाया गया जो यूकैरियोटिक से भिन्न होते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक, अगर हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी लास्ट टर्म पे पढ़ा है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने यही पढ़ा है कि जो मोनेरा जगत है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को रखता है, आद्य जीव को यानी कि पुराने जीवों को रखता है, और प्रोकैरियोट्स को रखता है यानी कि जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या पुराने जीव हैं। तो इकलौता मोनेरा जो है वो क्या करता है, प्रोकैरियोट्स को रखता है। और बाकी जितने भी किंगडम है दैट मीन प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों किंगडम जो है ये किसको रखते हैं, यूकैरियोट्स को रखते हैं। सो यही डिस्कस किया गया है कि प्रोकैरियोट्स को अलग करके यानी कि अगर मोनेरा के जगत को अलग कर दें तो बाकी के जो चारों जगत हैं वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं, और ये यूकैरियोट्स जो होंगे वो क्या है, मोनेरा से अलग है। यानी कि मोनेरा जो किंगडम है वो सभी चारों जगतों से अलग है। फिर सेकेंड है हमारा
कवक को पादपों से अलग करके कवक जगत बनाया गया, यानी कि जितने भी हमारे फंजाई हैं उन्हें प्लांटी में न रखकर उन्हें क्या किया गया, उन्हें एक अलग किंगडम बनाया गया और उस किंगडम का क्या नाम है, उस किंगडम का नाम है फंजाई, यानी कि फंजाई किंगडम में फंजाई को रखा गया है और प्लांटी किंगडम में नहीं रखा गया है। फिर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स से अलग करके किंगडम प्रोटिस्टा में बनाया गया, यानी कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स से अलग करके उनको कहाँ पे, प्रोटिस्टा में बनाया गया, यानी कि प्रोटिस्टा में मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हैं और बाकी जो यूकेरियोट्स हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स उनको अलग रखा गया है, उनको अलग किंगडम में रखा गया है। फिर है कुछ फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। फोटोसिंथेसिस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप कह सकते हो प्लांट, उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया है। और ए फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन एनिमल्स, उन दोनों को अलग अलग जगत में रखा गया, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जो ऑर्गेनिज्म है, प्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव, वो कहाँ रखे गए हैं, वो है पौधे और उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया है। और अगर हम वही बात करें अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों की, तो वो है हमारे जंतु और उन जंतुओं को कहाँ रखा गया है, एनिमेलिया जगत में रखा गया है। तो ये है हमारी कुछ पॉइंट्स हमारे मेरिट्स के हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे डीमेरिट्स के हैं। तो ये हो गई हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनके बारे में कि क्या है मेरिट्स और डीमेरिट्स हो गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और हमने 2 जगत वर्गीकरण पढ़ लिया, 3 जगत वर्गीकरण पढ़ लिया। तो अब हमें बात करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हमें वायरसेस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है वायरस। तो वायरस क्या होता है, तो वायरस को हम लोग सबसे अच्छे से जानते हैं, जैसे कि इस समय का वायरस वेल नोन है कोरोना वायरस, वैसे ही वायरस की जो हिंदी होती है वो होती है विषाणु। और वायरस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द विष यानी कि पॉइजन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला है, पॉइजन से, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विष होता है। तो वायरस इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड विच इज पॉइजन एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज विष। तो ये हुई बात थोड़ी सी वायरस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि वायरस को खोजा किसने, सबसे पहला वायरस कौन सा था और उसमें कौन कौन थे जिन्हें हम लोगों ने जिन्होंने हम लोगों को वायरस के बारे में पढ़ने में हेल्प की। तो सबसे पहले जो है हमारे, तो उनका नाम है मेयर, यानी कि वायरस जो है वो सबसे पहले किसने देखा, वायरस जो शब्द है एक तरह से देख लीजिए, तो वो किसने देखा सबसे पहले, मेयर ने देखा था 1886 में, यानी कि 1886 में मेयर ने टोबैको लीफ पर, यानी कि जो तंबाकू की पत्ती होती है उस पर एक मोज़ेक वायरस देखा। मोज़ेक मतलब जैसे कि मोज़ेक की फर्श होती है, आधी वाइट, आधी येलो, आधी ग्रीन, आधी ब्लैक, इस तरह से डॉट डॉट टाइप में होती है। तो इस तरह से उन्होंने डॉट डॉट टाइप का एक स्पॉट देखा मोज़ेक की, टोबैको की लीफ पर, यानी कि तंबाकू की पत्ती पर उन्होंने मोज़ेक यानी कि डॉट 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 करके एक डॉट 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 यानी कि स्पॉट देखा, एक डॉट स्पॉट देखा और उससे क्या उन्होंने बोल दिया, मोज़ेक वायरस। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम चितेरी रोग। क्या बोलते हैं, चितेरी रोग। यानी कि तंबाकू की पत्ती पे जो चितेरी रोग है वो सबसे पहले देखा गया 1886 में मेयर के द्वारा। फिर इसकी पुष्टि जो की वो की इवानोवस्की ने 1892 में। और ये जो थे ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के एक बॉटनिस्ट थे इवानोवस्की। और इवानोवस्की ने टोबैको की लीफ पर जो ये चितेरी रोग था यानी कि मोज़ेक वायरस था, जिसको टीएमपी कहते हैं, इसको इन्होंने अध्ययन किया। इसका इन्होंने क्या किया, स्टडी की। यानी कि देखा जाए अगर तो पूरी तरह से जो पता इन्होंने लगाया तो वो कौन था, इवानोवस्की। सो इज द फादर ऑफ द वायरस इज इवानोवस्की। यानी कि इवानोवस्की जो हैं वो 1892 में उन्होंने टोबैको लीफ मोज़ेक वायरस पर स्टडी की और उन्होंने ये पता लगाया कि जो हेल्दी प्लांट है टोबैको के, अगर अनहेल्दी प्लांट्स की पत्तियां उनसे टच हो जाती हैं या किसी कारणवश उनसे छू जाती हैं, तो वो जो वायरस है वो क्या हो रहा है, वो हेल्दी प्लांट्स में भी चला जा रहा है। यानी कि अनहेल्दी प्लांट जो है, यानी कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वायरस से,
वो प्लांट और अनइन्फेक्टेड प्लांट या दैट मीन हेल्दी प्लांट, वो उसका वायरस उसमें चला जा रहा है, जिसके कारण जो हेल्दी प्लांट है वो भी खराब हो रहे हैं। और ये पता लगाया इवानोवस्की ने। लेकिन मेयर ने क्या किया, मेयर ने सिर्फ इस रोग को देखा, ना कि उसके बारे में उन्होंने स्टडी की। लेकिन अगर स्टडी की बात करें टीएमवी की, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा नाम था इसका, इस वायरस का टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसको हम टीएमवी सॉरी जिसको हम टीएमवी बोलते हैं। तो टीएमवी की जो स्टडी है, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट और अनइन्फेक्टेड प्लांट वाली जो थ्योरी अभी मैंने बताई, तो वो किसने बताई, वो इवानोवस्की ने 1892 में बताई। फिर इसकी साइज की बात कर लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। तो वायरस की जो साइज होती है वो होती है 20 मिली माइक्रोन टू 30 मिली माइक्रोन, यानी कि द साइज ऑफ वायरस इज 20 मिली माइक्रोन टू 30 मिली माइक्रोन एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अभी हम स्ट्रक्चर पढ़े तो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पूरा। तो जो वायरस होते हैं उनकी जो साइज है वो 20 मिली माइक्रोन टू 30 मिली माइक्रोन होती है। फिर बात करते हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको हम जानते हैं या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा इनमें, न्यूक्लिक एसिड जो होगा। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाए जाने के कारण ही इन्हें सेंटर कोर कहते हैं। जो डीएनए पाया जा रहा है इनके अंदर, डीएनए और आरएनए, तो इसके लिए ही डीएनए और आरएनए पाए जाने के कारण इनके सेंटर कोर यानी कि केंद्रीय कोर जैसी संरचना बन जाती है, जिस पर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ी हुई होती है और इसे क्या कहते हैं, हम कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पाया जाएगा जिसको हम सेंटर कोर कहेंगे यानी कि केंद्रीय कोर कहेंगे। और उस केंद्रीय कोर पर प्रोटीन की एक लेयर चढ़ी हुई होगी, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, विच लेयर ऑफ प्रोटीन, जिस पर एक लेयर की प्रोटीन की एक लेयर होती है, नोन एज कैप्सिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड किसके बने हुए होते हैं, कैप्सिड बने हुए होते हैं कैप्सोमियर के। और कैप्सोमियर किसकी बनी हुई होती है, मोनोमियर की। और ये सारी ही चीजें, मतलब मोनोमियर जो है वो किसका बना होता है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है मोनोमियर। फिर मोनोमियर, कई सारे मोनोमियर मिलकर बनाते हैं कैप्सोमियर, और कई सारे कैप्सोमियर मिलकर बनाते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड क्या होती है, प्रोटीन की वो लेयर होती है जो कि सेंटर कोर के ऊपर चढ़ी हुई होती है। फिर सेंटर कोर एंड कैप्सिड जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं या न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। तो ये ही थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हुआ वायरसेस का। अब हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या इसकी विशेषता है। इसमें एक चीज़ और है कि W.M. स्टेनले एक साइंटिस्ट थे, W.M. स्टेनले ने ये बताया कि टोबैको में जो मोज़ैक वायरस है यानी कि टीएमवी जो है उसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। W.M. स्टेनले उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टलीकरण है यानी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, यानी कि जो ये वायरस है इसको क्रिस्टल की तरह क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो ये बताया था हमको W.M. स्टेनले ने। तो ये सारी बातें हो गई वायरस के बारे में। अब हम वायरस के बारे में थोड़ी और नॉलेज देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वायरस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पॉइजन यानी विष से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले मेयर ने टोबैको की लीफ यानी कि तंबाकू की पत्ती में मोज़ैक वायरस चितेरी रोग को देखा था। और ये जो मोज़ैक वायरस को सिर्फ देखा था, लेकिन इसकी स्टडी जो की थी यानी इसके बारे में जो पता लगाया था वो पता लगाया था इवानोवस्की ने 1892 में। और उन्होंने उसमें ये पता लगाया कि जो प्लांट टोबैको के हैं यानी कि तंबाकू के जो प्लांट हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट जो भी टोबैको के हैं, अगर उनको अनइन्फेक्टेड प्लांट यानी कि हेल्दी प्लांट से टच करा दिया जाए या उनकी पत्तियां उनके ऊपर रगड़ दी जाए तो वो प्लांट भी क्या हो रहे हैं, वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तभी से इन्होंने पता लगाया कि ये वायरस जो है वो एक माध्यम से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो ये बात पता लगाई इवानोवस्की ने। तो और इवानोवस्की इज द फादर ऑफ वायरस। इनकी साइज 20 मिली माइक्रोन टू 30 मिली माइक्रोन होती है। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए पाए जाने के कारण पाया जाएगा उसे ही क्या बोला जाता है, सेंटर कोर यानी केंद्रीय कोर कहा जाता है।
और उस केंद्रीय कोर यानी कि डीएनए या आरएनए के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है और उस प्रोटीन की लेयर जो प्रोटीन की लेयर होगी उस प्रोटीन लेयर को क्या कहेंगे हम? कैप्सिड कहेंगे। एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर एंड कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ मोनोमियर एंड मोनोमियर इज मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी वो मोनोमियर बनाएगी। मोनोमियर से बनेगा कैप्सोमियर और कैप्सोमियर से क्या बनेगा? कैप्सिड बनेगा। कैप्सिड और सेंटर कोर मिल करके न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं या न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। न्यूक्लियो शब्द इसलिए है क्योंकि सेंटर कोर जो है वो न्यूक्लिक एसिड का है और कैप्सिड का कैप्सिड लगा हुआ है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बना रहे हैं या न्यूक्लियो कैप्सिड बना रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं वायरस को। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं लिविंग्स की और कुछ नॉन लिविंग्स की। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ वायरस, यानी कि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के है। ये कैसे शो होता है? तो लिविंग की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो फर्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारे अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो भी पाया जा रहा है वो रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट का मतलब होता है पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, यानी कि वो फिर से बन रहा है, खत्म हो जाने के बाद फिर अगले में चेंज हो रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो पीढ़ियों में वो पहुंचता चला जा रहा है। म्यूटेशन है, म्यूटल फॉर्मिंग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की क्रिया है हमारे जेनेटिक मटेरियल की वो शो हो रही है वायरस में। फिर सेकेंड है इफेक्ट अपॉन टेम्परेचर रेडिएशन, यानी कि विकिरण, यानी ये जो रेडिएशन है टेम्परेचर है इसका भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि वायरसेस पर जो इफेक्ट है टेम्परेचर का एंड रेडिएशन का वो देखने को मिल रहा है। डीएनए और आरएनए इज फाउंड, दैट मीन डीएनए और आरएनए पाया जा रहा है तभी तो रेप्लिकेशन होगा। फिर सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन एंड एंटीजेनिक। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बहुगुणन, यानी कि इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि इनकी जो क्षमता है वो क्या हो रही है? मल्टीपल हो रही है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर क्या करना है अपनी संख्याओं को ये बढ़ा सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है। फिर उसमें लिखा है एंटीजेनिक, जैसे हमारी बॉडी में एंटीजन एंड एंटीबॉडी पाया जाता है वैसे ही इनकी बॉडी में भी ये एंटीजेनिक होते हैं, इनकी बॉडी में भी एंटीजन पाया जाता है इसलिए इनको एंटीजेनिक कहते हैं। तो लिविंग के कैरेक्टर के हो गए रेप्लिकेशन, यानी कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जेनेटिक मटेरियल को पहुंचा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमारे जो डीएनए आरएनए है या हमारी जो क्रोमोसोम संबंध है उनको मल्टीप्लिकेट करके उन्हें बढ़ा सकते हैं, डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। टेम्परेचर और रेडिएशन का इन पर इफेक्ट पड़ेगा और यह क्या होंगे? एंटीजेनिक होंगे। फिर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लेते हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर में सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल में इनको तोड़ा जा सकता है। अगर कोई भी चीजें हैं अगर वो लिविंग होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, बट अगर वो नॉन लिविंग है तो वो क्रिस्टल रूप में टूट अच्छे से सकती है, दैट मीन इट इज अ क्रिस्टलाइजेशन नॉन लिविंग कैरेक्टर। एंड सेकंड इज इनएक्टिव सेल वॉल एब्सेंट, यानी कि इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये किसी भी मतलब अगर ये पहली बात तो दूसरा पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन मतलब लिखा हुआ है तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड रहने के कारण जो अगर ये मतलब मान लीजिए जैसे कि मुझ पर अभी मुझे जुकाम हुआ है, कोल्ड फीवर हुआ है, तो ये भी एक तरह से वायरस ही है। तो ये वायरस जो हुआ है ये किस पर डिपेंड है? ये पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है। और अगर ये मुझसे बाहर चला जाएगा ये वायरस तो क्या होगा? जब मेरा कोल्ड ठीक हो जाएगा तो ये वायरस बाहर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा। सेल वॉल इसमें नहीं, सेल वॉल या मतलब कोई भी देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेल जो है वो कोई भी तरह का सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। रेस्पिरेशन भी इसमें नहीं होती है, यानी कि श्वसन की जो इसमें क्षमता है वो भी नहीं देखी जाएगी। तो ये सब चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर है वायरस का, जो दिखाता है कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने बात कर ली वायरसेस की। अब हम नेक्स्ट वन पर बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरॉट एंड प्रियॉन एंड वायरस एंड प्रियॉन एंड वायरॉइड्स। तो ये हो गई बात हमारी वायरसेस की। एक चीज हमारी छूट गई है और वो है हमारा स्ट्रक्चर। तो आइए देख लेते हैं वायरस का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने वायरस पढ़ लिया और स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। आइए, तो ये हमारा फिगर है वायरस का। पहला फिगर जिसमें हमने आरएनए को डिनोट किया और कैप्सिड को डिनोट किया है वो है हमारा टीएमवी का, जो कि हमने बताया था कि
जो बॉडी होती है उसमें प्रोटीन की एक लेयर लगी हुई होती है, और ये जो हम राउंड राउंड शो कर रहे हैं ये प्रोटीन की लेयर है, उसी को क्या बोला गया है, इसी प्रोटीन की लेयर को हमने बोला था कैप्सिड। तो ये हमारी कैप्सिड की लेयर, ये पूरे में ऐसे लगी हुई होती है। टीएमवी का वायरस जो है, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस का जो वायरस है वो कुछ इस तरह से देखते हैं। होल बॉडी पर प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड के अंदर जो ये गोल सा आपको राउंड दिखाई दे रहा है ये सेंटर कोर है, और सेंटर कोर के अंदर क्या है, इसमें आरएनए पाया जाता है। सेकेंड पीरियड जो है वो हमारा है बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी का। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है जीवाणुभोजी, ये पॉइंट आप पर रह गया था। तो जीवाणुभोजी जो है यानी कि बैक्टीरियोफेज, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, हेड, कॉलर एंड टेल फाइबर, यानी कि सिर, कॉलर और टेल फाइबर कुछ तंतु में डिवाइड होता है। टेल फाइबर की एक खास बात होती है कि जो टेल फाइबर होती है यानी कि कुछ तंतु जो होते हैं वो 6 होते हैं, उनकी नंबरिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, वो 6 होते हैं, 6 पुच्छ तंतु होते हैं, और ये 6 पुच्छ तंतु जो होंगे वो किससे जुड़े होते हैं, टेल कोर यानी कि पुच्छ प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। और जीवाणुभोजी यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है इनकी खोज किसने की थी, ई ट्रॉट ने की थी। ई ट्रॉट ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, और बैक्टीरियोफेज को क्या कहा जाता है, जीवाणुभोजी, यानी कि भोजी मतलब खाना और जीवाणु मतलब जीवाणुओं को, यानी कि ये वायरस जो होंगे वो क्या करेंगे, वो जीवाणुओं को खाएंगे, तो इनको बोला जाता है जीवाणुभोजी। और इसकी सबसे पहले खोज की थी किसने, ई ट्रॉट ने 1915 में, कितने में, 1915 में इन्होंने इसकी खोज की थी बैक्टीरियोफेज की। और बैक्टीरियोफेज जो है वो डिवाइडेड किसमें है, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज कॉलर एंड थर्ड इज टेल और टेल फाइबर। टेल फाइबर जो होंगे वो 6 होंगे, और इस पुच्छ के जो अंतिम छोर होगा यानी कि जो लास्ट एंड होगा उस पर ये किसी आधार, किसी बेस से ये लगे हुए होंगे, और ये लगे हुए होंगे तो इसका क्या वर्क होगा, इसका वर्क ये होगा कि बैक्टीरिया जो होगा उसकी सबस्ट्रेट, उसकी सतह से क्या करेगा, ये चिपक जाएगा, और चिपक करके क्या करेगा, उसका लयन करेगा, लाइसिस करेगा, यानी कि उसको खाने का काम करेगा। बैक्टीरियोफेज का जो सिर होगा यानी कि जो हेड होगा वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड का बना होता है, और जो बताया था न्यूक्लियोकैप्सिड किसका बना होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड जो बना होगा वो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस कैप्सिड का बना हुआ होगा। कॉलर जो होगी वो क्या होगी, सर और पूंछ जो होगा उसके बीच में जो एक छोर आप देख रहे हैं वो है कॉलर का। हेड जो है, हेड के जो बाहरी लेयर है हेड की, उस पर पाया जा रहा है क्या, हेड पर ये जो पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं हमारे कैप्सिड। ये प्रोटीन की एक लेयर लगी हुई है, और ये प्रोटीन की जो लेयर है उसी को हमने क्या बोला है, कैप्सिड बोला है। तो कैप्सिड पाया जा रहा है, और ये जो हमने नेट लाइक दिखाया है ये क्या है, हमारा डीएनए है। तो ये हो गई बात हमारी बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ई ट्रॉट ने 1915 में बैक्टीरियोफेज की खोज की, और बैक्टीरियोफेज का मतलब यही होता है कि बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो बैक्टीरियोफेज में जो टेल फाइबर है उसका मेन काम वर्क होता है, और टेल फाइबर जो होते हैं वो 6 होते हैं, और ये किसी न किसी बेस से यानी किसी न किसी आधार से लगे हुए होते हैं। और ये आधार क्या काम करता है, टेल फाइबर ये काम करता है कि जिस सबस्ट्रेट से लगा रहेगा उस जगह के जो बैक्टीरिया है उनकी लाइसिस करता है। लाइसिस का मतलब होता है लयन, और लयन का मतलब होता है खाना, यानी कि उनको लाइसिस उनकी करता है। कॉलर जो होती है इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट हेड एंड टेल, यानी कि पुच्छ और हेड, शीर्ष के बीच का जो पॉइंट है जिससे वो दोनों कनेक्ट है वो है कॉलर कहलाएगा। और हेड पे बाहर आप देख रहे हैं राउंड फिगर बना हुआ है, ये इस तरह का राउंड फिगर, ये राउंड फिगर क्या बोला जाएगा, ये कैप्सिड बोला जाएगा, एंड इट इज राउंड फिगर इट इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन लेयर इज नोन एज कैप्सिड। और अंदर जो आप नेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है, हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गई बात हमारी वायरस की, बैक्टीरियोफेज की, वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टुमारो विल बी study about viroids and prion. So thank you.